अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जो है वो गुजरने गुजरा। लगा होगा, क्योंकि गुजरने लगा है, अभी हाँ। दिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और प्यारे प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत सुबह थी आज, ठीक है। जब मैं खड़ा हुआ छत पे देख रहा था सनराइज, हाँ, सूरज को निकलते हुए। इतना खूबसूरत वो मंजर होता है ये सनराइज का और सनसेट का, कि जब आप वो कह सकते हैं कि आसमान नीला ली आसमान सुर्ख हो जाता है ठीक और है? कितना पीसफुल होता है वो। यस एग्जैक्टली। वेल, आज शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। आपको ये बताएं कि और लाइफ ड्रामास की प्रोडक्शन में ड्रामा ये इश्क समझ ना आए, उसमें हम लोग कास्ट आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, लोगों को मिलवा रहे हैं। और उन्हीं की कास्ट में से, उसी ड्रामे की कास्ट में से एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन जब उनका मैं नाम लूंगा, ठीक है, या उनकी तरफ कैमरा टर्न होगा, तो सब जानते होंगे उनको। यस ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, उनको पहचानता है। और अब हम उनको ये कहेंगे कि वेलकम टू ड्रामा इंडस्ट्री, और उनके ड्रामाज आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा तूबा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को। थैंक यू सो मच। कैसी हैं तुबा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रही थी वैसे कि आपने इतनी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, पर ये आपने वेलकम टू ड्रामा इंडस्ट्री क्यों? ये तो मेरा थर्ड प्रोजेक्ट हमारी तरफ नहीं से, नहीं, हमारी मैं वाली ये कह ड्रामा रहा हूँ इंडस्ट्री। कि हमारी तरफ से भी ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की तरफ से वेलकम टू ड्रामा इंडस्ट्री मतलब नई नई ही है ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है? चलें। अब आप मैं आपका वेलकम कबूल कर कबूल कर लिया जी, आपने, जी, ठीक है। बिल्कुल, हम लोग आगे चलें, आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप, और ये बताएं कि मॉर्निंग रूटीन क्या होती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और सेकेंडली ये कि हमारा मॉर्निंग रूटीन मेरा नॉर्मली ये होता है कि मेरे ना मंथ्स कुछ होते हैं जिसमें मैं एकदम मॉर्निंग पर्सन हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं सुबह उठूँगी, मैंने ब्रेकफास्ट का अपना मतलब टाइमली ब्रेकफास्ट करना है, और मैंने वर्कआउट करना है। अच्छा, आई डोंट वर्क आउट, आई बेसिकली रन समटाइम्स। ओके। तो मुझे ये होता है कि सुबह के टाइम आप अपना अगर अच्छा स्टार्ट करें तो पूरा दिन आपका बड़ी बहुत अच्छी अच्छा एनर्जी गुजर गुजरती Yes, है। obviously. कोशिश करती हूँ कि उसको फॉलो करूँ, लेकिन कुछ डेज मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ और फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, फिर मैं लेट भी उठ कर रही देता। होती हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। तो दिस हैपन्स। वैसे मॉर्निंग रूटीन मेरा ये होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपनी वालदा के पास जाके बैठती हूँ, उनसे कुछ बात करती हूँ। मुझे लगता है कि दिन का आगाज़ अगर आपके पेरेंट्स के साथ हो या उनकी दुआओं से हो तो आपका दिन और ज़िंदगी दोनों अच्छी और खूबसूरत गुजरेगी। बिल्कुल। अच्छा तुबा, मुझे ये बताएं, बहुत सारी जो खवातीन हमें देख रही होंगी इस वक्त, उनको सबसे ज़्यादा जो यंग चेहरे होते हैं उनके बारे में ये जानने में दिलचस्पी होती है कि वो सुबह सुबह उठ के मुंह पे क्या लगाते हैं। तो वो भी बताएं, अपनी थोड़ी स्किन रूटीन भी बताएं, क्या करती है? स्किन रूटीन बड़ी बेसिक है इस टाइम पर, क्योंकि आई वाज लास्ट ईयर, वैसे मेरी कोई एक्नी प्रोन स्किन है नहीं, लेकिन लास्ट ईयर से आई हैव बीन डीलिंग विद एक्नी एज वेल। तो जब आपको कोई भी इस तरह का इशू होता है तो आपका ज़्यादातर मेरे ख्याल में फोकस ये होना चाहिए कि आप अपना स्किन केयर बहुत बेसिक करते हैं। लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है स्किन की, या इफ़ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, तो आप और चीज़ें जो है ना ऐड करें और करें, उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो व्हाट आई बेसिकली डू इज़, सुबह उठ के आपने अपना फेस वॉश किया ऑब्वियसली, एंड आई मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक नेसेसरी। ये मैंने अपनी रूटीन में डाला है। इनफैक्ट जो भी मुझे देख रहा है मैं सबको यही बोलूँगी कि मस्ट, आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट यूजिंग सन ब्लॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और स्किन केयर के साथ साथ जो कहते हैं ना कि हेल्थ फिटनेस हर लिहाज से ज़रूरी है। तो आपने शुरू में मेंशन किया कि आप सुबह सुबह रनिंग पे भी जाती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। तूबा, अगर आप हमें इजाज़त दें, हम जाना चाहते हैं आपके बचपन में। बिल्कुल, चलें बचपन में चलते हैं। बचपन में ज़्यादा देर की पहुंच बात गए। नहीं है, चलते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा, पुरानी बात ये पॉइंट जो है ना मुझे अच्छा लगा, ज्यादा देर की बात ये नहीं है। पुरानी बात नहीं है ज़्यादा। नहीं, वैसे जब मैं आपको स्क्रीन पे देखती थी तो फिर भी मुझे लगता था कि कुछ साल गुजर गए होंगे, लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो लिटरली जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि ये वाकई बहुत ही कुछ करीब की बात है कि आपका बचपन था। इन पर्सन मुझे जो भी मिलता है ना फर्स्ट टाइम, वो यही कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। कॉम्प्लीमेंट है ये। Yes. अच्छा तुम्हें मुझे बताएं, कितने बहन भाई थे, कैसा था बचपन? ठीक है। कितने बहन भाई हैं और आपका कौन सा वाला नंबर है? अच्छा, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली। माशाल्लाह से हम 4 बहनें हैं। माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, माशाल्लाह से हम लोग हमारा फैमिली यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
शुरू से माँ बाप ने वो स्पेस दी कि हम खुल के उनसे अपनी बात कर सकें। एक फ्रेंडली माहौल रहा, इसलिए बचपन से मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे, बहुत सेलेक्टेड एक सर्कल रहा, कोई बेस्ट फ्रेंडशिप्स नहीं रही। मुझे लगता है अब जाके शायद दोस्तें बन भी गई हैं, वरना स्टार्टिंग में स्कूल एज में या कॉलेज में तो मुझे याद ही नहीं है। कभी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी ना, जब घर में ही सारे फ्रेंड्स थे। दिस इज द पॉइंट। मैं यही पॉइंट कहने लगा था कि आई कैन रिलेट हलीमा के अपने घर में अच्छा, माशाल्लाह से बहन भाई, और ये भी हम चार भी चार बहन ही बहनें हैं और मैं उन सब में सबसे माशाल्लाह, छोटी हूँ, इसलिए माशाल्लाह, हमें okay, काफी चीजें very कॉमन है। nice, तो ठीक है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो ज्यादा कोई दोस्तों भाई की। रहा नहीं, घर का माहौल बड़ा मेरे वालिद साहब के साथ भी ही हैज़ बीन माय बैकबोन थ्रू आउट हर चीज़ में। उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत दोस्ती से हम सबको ही पाला, और मैं तो क्योंकि सबसे यंगेस्ट रही हूँ तो मैं ज़रा लाडली भी रही हूँ। सबसे ज्यादा। और तो सारा वक्त आपका कराची में गुजरा, जी 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 बिल्कुल, तो स्कूलिंग जो है वो भी कराची में सब हुई, कराची ठीक है, में ही यूनिवर्सिटी गुजरी है। सब कुछ बिल्कुल, कराची में हुआ। बिल्कुल, yes। बचपन में वो होता है ना कि इंसान बड़ा जिद करता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, तो वैसी थी आप? अच्छा, ज़्यादातर लोग तो ये ज़िद कर रहे होते हैं कि वो स्कूल ना जाएं। नॉर्मली तो ये होता है कि स्कूल ना जाने के लिए बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि हमने नहीं आपको जाने का शौक था? जो बहुत शौक, ऐसा क्या था स्कूल में? आई हैव नो आइडिया, मुझे इतना शौक था स्कूल जाने का। आई यूज़ टू वेक अप, मैं रात को मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करती थी, मैं अपनी चीज़ें सब रेडी करती थी, एहतमाम और करती थी बकायदा। सुबह उठ के मुझे होता पढ़ाकू था कि बच्चा मैं थी। टाइम किस तरह सेव करूं, तो मैं पहले से ना तैयारी अपनी स्टार्ट कर देती थी कि मुझे जो है यहाँ पे ये सॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे ये रेडी है, तो आई हैव टू हरी। सुबह उठ के मैं फटाफट तैयार होती थी, ब्रेकफास्ट करती थी और मैं स्कूल भागती, बस मुझे खुशी होती थी। आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता था वैसे स्कूल जाना। पढ़ाकू बच्चा थी? हाँ। और शरारती? नहीं, अच्छा अच्छा, वो आपके चेहरे से देख के पता लगता है कि आप शरारती हाँ, हैं। नहीं, बहुत शरारती भोला नहीं, सा मैं है। बहुत क्वाइट मेरा चाइल्डहुड गुजरा है, और आई हैव बीन अ वेरी क्वाइट किड। मैंने अपने आप से मैं खेलती, अपना खुद ही खेल बना लिया, उससे खेल रहे हैं, घर बना लिया कुशन से, उससे खेल रहे हैं, अम्मी के साथ खेल रहे हैं, बस, ज़्यादा नहीं, कोई शरारती नहीं। अच्छा नजम जी, जी, से जी। मैं एक बात करना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो। मुझे पता लगा आप काफ़ी डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं मुझे छोड़ के। Yes। तो किधर गए हैं आप? मैं जिधर भी गया हूँ उसके लिए आपको ये सेगमेंट देखना पड़ेगा, और हम लोग इस सेगमेंट में यही जो गिरदो नवाह में चीज़ें हैं, हाँ। उसमें कोई इंटरेस्टिंग अगर शख्सियत है आपको उससे मिलवाएंगे, कोई इंटरेस्टिंग जगह है तो वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे, और इसी तरीके से एक जगह है, ठीक है, वो आप देखें, मैं क्यों यहाँ पर बताऊँ। से बढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट की तरफ। जी बिल्कुल, तो चले देखते हैं सेगमेंट। और आप लोगों ने ये बात नोट कर लेनी है कि नजम मुझे छोड़ के गया और जल्दी से वापस आए, बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। क्या खूबसूरत और हसीन कुदरत का नज़ारा है, ख़ास तौर पर ये पानी और इस पर ये खूबसूरती से टकराती हुई सूरज की रोशनी एक अलग ही मंजर पेश करती है। और यहाँ पर इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। वेट, हम लोग हैं कहाँ पर और यहाँ पर पहुँचे कैसे, ये तो जानिए पहले। पाकिस्तान एक निहायत ही खूबसूरत मुल्क, और यहाँ के लोगों ने भी इसको सजाने में बहुत अपना किरदार अदा किया। आज जिस जगह पे आपको लिए जा रहे हैं हम, बाली का तो सभी ने नाम सुना होगा, मदर ऑफ बाली, माँ बाली। तो आइए चलते हैं और आपको सैर करवाते हैं माँ बाली की। सी यू देयर। इस्लामाबाद से श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करते हुए तरनोल इंटरचेंज और फिर बरास्ता टेक्सला रोड आप मबाली जा सकते हैं। टेक्सला बहुत सी कहानियां अपने अंदर समाये हुए है, जहां इंसानी तारीख के एतबार से बहुत कुछ देखने को मिलता है। टेक्सला म्यूजियम एक कमाल की जगह जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। टेक्सला को संग तराशों का शहर भी कहा जाता है, और पत्थर को तराश कर क्या खूब फन पारे बनाए जाते हैं। और हमने भी यहां से कुछ डेकोरेशन पीसेस और कुछ टेबल लिए, क्योंकि भाई इस्लामाबाद की निस्बत बहुत मयारी, और मजे की बात तो यह है कि जेब पर भी भारी नहीं है। सफर जारी रहा और इन खूबसूरत पहाड़ों और रास्तों को देखते हुए हम पहुंचे खानपुर डैम। यहां से थोड़ा साथ ही आपको मिलेगी
ओल्ड खानपुर रोड, फिर जरा कच्चा रास्ता और ये आपके सामने मवाली आइलैंड। कमाल की जगह, पुरसकून माहौल, ढेर सारा फन और एंजॉयमेंट। तो जनाब, वेलकम टू मवाली आइलैंड। हम लोग पहुंच चुके हैं और रास्ते के हवाले से भी आपको बताते आए। यहाँ पर हम लोगों को दिखाएंगे आप लोगों को कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या खाने हैं इनके पास। तो चलिए। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग एक एक करके आपको तमाम एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ज़रा आराम से चलेंगे, अभी तो बहुत कुछ है देखने को। पहली एक्टिविटी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं जिप लाइन, और जिप लाइन की कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो हम लोग सेफ्टी गियर्स पहन लें। जिप लाइन हम लोग शुरू करने लगे हैं। ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोगों ने ले ली हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पर फ्रंट, और वहाँ से फिर दोबारा से चेंज होगा रुख और हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे। तो ये हमारी नंबर 1 एक्टिविटी है जिप लाइन की, तो ज़रूर ट्राई करें। यार पहले जो है कुछ अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, कि कुछ होगा, लेकिन अब जो है ना थोड़ा थोड़ा डर लगे जब ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ से आगे जो है आप वैसे ही जाएं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से करना, मेरे मशवरे पे नहीं जाना। ओह, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है यार। ये तो कभी आप इस तरह घूमते हैं, कभी उस तरह से घूमते हैं। जिप लाइन कमाल का फन था। और अब हम लोग जा रहे हैं जेट स्की की तरफ। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं और क्या कहते हैं वो, उड़ाते हैं। ये लाइफ जैकेट है और इसको पहनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो दैट वाज रियली फन। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने ये बोट राइड इसको भी ट्राई किया। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, और ख़ास तौर पर गर्मियों में सारी जो है ना आपकी, वो कहते हैं ना कि जितनी वो गर्मी और जो एक टेंशन दिमाग में चल रही होती है वो सब उतर जाती है। बिल्कुल एक रिफ़्रेश कर देती है ये। दूसरा, जेट स्की कमाल का एक्सपीरियंस। अभी मौसम ऐसा नहीं है, वरना जब शदीद की गर्मी चल रही होती है तो यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ है ये। आप लोगों को ये जो लाइफ जैकेट्स दी जाती हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हैं और ट्रेनर्स भी आपके साथ हमेशा रहते हैं। चाहे आप लोग जेट स्की करें, ये बोट राइड करें, या आप लोग नॉर्मल फैमिली बोट में हो, तो किसी किस्म का कोई भी ख़तरा नहीं है। लेट्स हैव फन। आप लोग ज़रूर एंजॉय करें और हम लोग बाकी आप लोगों को मिलते हैं, कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। इतना खूबसूरत यहाँ पर पुरसकून माहौल है। मैं ये ख़ास तौर पर यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि नेचर को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। एक्टिविटीज़ भी आपको एंजॉयमेंट देती हैं, लेकिन ये एक जो खूबसूरत माहौल है, और यहाँ पर आप लोग बैठे शाम को
सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो शाम के वक्त भी क्या खूबसूरत यहाँ की वाइब है। एक ख़ास चीज़ बताने वाली है कि मवाली में सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ आ सकती हैं, या आप लोग ऑफ़िस की तरफ से कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि मेल, वो दोस्त जो होते हैं हमारे, वो अलाउड नहीं है। तो यही शायद इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको एक घरेलू सा माहौल मिलेगा। ऐसा लगेगा कि फैमिली गार्डन टाइप जगह पे आप लोग बैठे हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन है अगर इसको हसीन तरीके से गुजारा जाए। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन वापस जाना है, और अल्लाह के इस हसीन नज़ारे को देखते हुए यहाँ से जाने का दिल तो नहीं करता। मुलाकात होती है फिर से एक और सफ़र के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं तूबा की तरफ। तूबा, मुझे ये बताएं, बचपन में हर बच्चा कुछ और सोच रहा होता है कि कुछ और बनेंगे बड़े होके, और बन कुछ और ही जाता है। तो एक्टिंग में कैसे आना हुआ? बचपन से ही शौक था या बड़े होके कुछ हादसाती तौर पे एक्टिंग की तरफ आ गए? नहीं, एक्टिंग का बिल्कुल बचपन से कोई ना दिमाग में था और ना शौक था। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। Really? बहुत बहुत शौक था कि तभी मैं लगता है साइंटिस्ट सफ़ेद बनूं। कपड़ों से इतना लगाव है आपको। हाँ, बस एक कहने की जरूरत है, डॉक्टर लगने लगेंगे तो आप। मुझे साइंटिस्ट बनना था ऑनेस्टली, और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे चांद पे जाना था, एस्ट्रोनॉट बनना था। वाह। वो दोनों चीज़ें जो है मेरे ख्याल में दूसरी तरह से मैं चांद पे पहुंचने की मैंने तैयारी की है उसके बाद। तो खैर एक्टिंग का ये रहा कि बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री में मुझे हमेशा से शुरू से पढ़ाई का शौक रहा है। तो मैं लिखती थी, अभी भी लिखती हूँ। कंटेंट के हवाले से। ओपिनियन पीसेस लिखती हूँ, कोई जो चीज़ मुझे मेरे हार्ट को टच करे उस टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 years बैक आई स्टार्टेड माई करियर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम जियो। वहाँ पे एसोसिएट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स गई थी, पहली जॉब थी प्रैक्टिकली, वरना उससे पहले वैसे तो मैं 9th ग्रेड से आई बीन वर्किंग, काम कर रही हूँ, लिखती रही हूँ ऑनलाइन, होम बेस्ड काम करती रही हूँ, लेकिन प्रॉपरली जैसे उसको कहते हैं ना ऑफिस वाला, ऑफिस वर्क, वो इट स्टार्टेड फ्रॉम जियो और 8 years बैक। उसके बाद फिर मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स बनी, वहाँ पे उनकी पीआर और उनका जो कम्युनिकेशंस थी वो मैं देखती थी। उसके बाद फिर और चैनल्स में गए, एक्सपीरियंस उसका होता रहा, फिर ओपिनियन पीसेस फॉर ट्रिब्यून, फॉर द न्यूज़, ये सब लिखती रही। एक्टिंग का ये हुआ कि कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट लाइक 2 years बैक, तकरीबन इतना टाइम हो गया, मेरे पास एक कोई बस ऐसी ही एक रैंडमली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यू शुड कम टू ऑफिस। 6 Sigma का प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने कहा आप आए मुझसे मिलने के लिए ना। तो उस वक्त एक खातून थी, उनके पास मैं मिलने उनसे गई, तो मुझे हम भी फर्स्ट टाइम मिल रहे थे इनफैक्ट। वो मुझे कहने लगी कि आप यू लुक सो गुड, तुम ऑडिशन क्यों नहीं देती हो? मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में ना। तो कहने लगी तुम ऑडिशन दो। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद, 1 आध दिन बाद मुझे ऐसे ही बुलाया, मैंने रैंडमली ऑडिशन दे दिया। अच्छा, मुझे इतना श्योर था कि मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मतलब मेरा रुझान ही नहीं है, एक चीज़ मैंने कभी सोची नहीं, मैं और एक्टिंग, क्योंकि मैं बड़ी सीरियस नेचर की हूँ अपनी डेली लाइफ में, तो मुझे लगता था इसके लिए बड़ा कलर चाहिए लाइफ में और इंसान को बड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आई बीन एन इंट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ, मैं कैसे करूँ? तो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, वो ऑडिशन दिया, भूल गई, ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट 8 months बाद तकरीबन मेरे पास एक कॉल आई, तो एक सीरियल के लिए कि ये ड्रामा हो रहा है और हम इसमें आपको एक कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप करें। तो आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा कि क्या रिएक्शन दिया जाए, कि मैं हाँ करूँ ना करूँ। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने उस वक्त तो उनको कहा आई लेट यू नो। फिर मैंने घर में बात की, मैंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको शुड आई गो अहेड विद दिस, या मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ। तो अम्मी ने मुझे बोला कि मेरी बहनों ने सबसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या है, मतलब अगर कोई चीज़ एक आ रही है, क्या पता हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता मतलब ऑब्वियसली कि ये तो नहीं तुम सोच के बैठ रही ना कि ये करियर पाथ है लाइफ में। तो मैंने कहा हाँ अच्छा, लेकिन मैंने उनको कॉल बैक नहीं किया। बहुत मजे की बात है, 20 days बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल, मैंने उनको कॉल बैक नहीं किया। मुझे ये हुआ कि यार नहीं, पता नहीं, आई वॉज नॉट श्योर, मैं बहुत अनश्योर थी। तो उन्होंने मुझे कॉल, लेकिन वो प्रोड्यूसर श्योर थे कि उन्होंने आपको कास्ट करना। हाँ, देवर श्योर।
ये हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारा ड्रामा सीरियल ये इश्क समझ ना आए कैसा चल रहा है, उसमें आपका क्या करें? अच्छा, ये इश्क समझ ना आए बहुत अच्छा चल रहा है। हम अभी हमारा फर्स्ट स्पेल रैप हुआ है ठीक। और इंशाल्लाह अब कुछ टाइम में ये हमारे मतलब और हमारे वर्किंग जैसे जैसे होती जाएगी। मेरा तो- ख्याल है इसके ऊपर हम लोग आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है? कराची की प्रोडक्शन ठीक है और इस्लामाबाद की प्रोडक्शन ठीक है, इसमें ये क्या क्या फ़र्क है? फ़र्क ठीक है, क्योंकि दिखती है? आपने दोनों साइड्स पे अब काम कर लिया। हाँ, दोनों साइड पे काम कर लिया है। मेरे ख्याल में दोनों में बहुत फ़र्क है। इस्लामाबाद में मार्केट अभी Mature स्टार्ट नहीं। हो रही है, ठीक है, और आई थिंक कि मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोफेशनल्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन तरीक़ेकार काम का बहुत डिफरेंट है जो मैं पर्सनली फील कर रही हूँ। एक तो मुझे फेवरेबल यहाँ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, to be मौसम honest। ये कराची हम में लोग- ये है कि आप लोगों के पास फ़र्क ये है, हम लोग आगे हैं। है ना? तो वहाँ पे बस मुझे एक चीज़ लगती है कि वहाँ मौसम बहुत, और फिर आई थिंक माहौल एंड एवरीथिंग वो इट गेट्स इट गेट्स ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है। हालांकि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ बहुत सीनियर डायरेक्टर के साथ, और वैसे सब अच्छा है। बस ये है कि मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है एंड द टीम जिसके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा इस्लामाबाद का पहला प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ शूट कर रहे हैं, तो द टीम इज़ वेरी नाइस। अच्छा तुबा, कोई चैलेंजेस वगैरह आपने फेस किए? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं, बहुत सारी लड़कियां जो न्यू कमर्स आती हैं इस फील्ड में, उनको थोड़ा सा होता है कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एज अ फीमेल। तो कोई आपने ऐसा चैलेंज फेस किया और उसको ओवरकम फिर कैसे किया, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो इस ज़रूर जानना फील्ड चाहेंगे। के रेलेवेंट बिल्कुल। आई पर्सनली फील कि हमारे यहाँ ख़वातीन को हर शोबे में कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अपनी एक स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा मुआशरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा औरतों की तरफ कंजर्वेटिव भी है। जहाँ हमारे बाप भाई इज़्ज़त देते हैं औरतों को, वहाँ ऐसे भी मर्द हैं जो इज़्ज़त नहीं भी करते। तो ये दोनों रुख हैं हमारी सोसाइटी के। मुझे एज अ पर्सन मैंने हर्डल्स फेस किए प्रोफेशनल सेटअप में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जब वो एक प्रोफेशनल सेटअप में आते हैं। जब वो न्यूबी होते हैं ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, उनको शायद वर्क एथिक्स का अंदाज़ा नहीं होता, और उसकी वजह से वो इग्नोरेंस की वजह से वो शायद कुछ गलतियाँ कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ गलत बात हो रही गाइडेंस है। की उनको शायद थोड़ी सी उनको पता ही नहीं होता ना कि उनके साथ कोई गलत बात कर रहा है या कोई उनसे इनअप्रोप्रिएट बात कर रहा है, या जैसे ख़वातीन के हमारा बड़ा एक नॉर्मल सा कल्चर है। मैं यही पूछने लगा था, ये हम लोग अगर सेगमेंट से वापस आके पूछें, क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स पे आपको फेमिनिज्म के ऊपर भी बात करते हुए सुना है, तो उस पर भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। इसी बात के साथ कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। अगला सेगमेंट है कुकिंग। वापस आएंगे, ये भी पूछेंगे कि तुबा क्या अच्छा बना लेती हैं, बिल्कुल। ठीक है? और खाने में तो पता लगा कि उनको सब कुछ पसंद है। पकाने में क्या पसंद है? बिल्कुल, अगला सेगमेंट कुकिंग का है, आप लोग देखें। वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें।
एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तूबा अनवार। तूबा, ये बताएं, फेमिनिज्म के हवाले से हम लोगों ने बात की थी, तो ये फिफ्थ वेव जो चल रही है इसको कैसे देख रही हैं? हमारे यहाँ फेमिनिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मिसकंसेप्शंस हैं। मेरा पर्सनल बिलीव ये है, आप एक होस्ट हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप वुमेन राइट्स पे बिलीव करते हैं Yes. या नहीं? इक्वल हम राइट्स लोग पे equal आप rights बिलीव पे करते बिल्कुल हैं? बिलीव करते हैं, तमाम जेंडर्स के लिए। सो बेसिकली वुमेन राइट्स इक्वल राइट्स हैं, ठीक है? बिल्कुल अग्री। ह्यूमन राइट्स हैं। वुमेन राइट्स की जब बात होती है तो हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं। तो एनीवन हु स्टैंड्स फॉर बेसिक एंड इक्वल ह्यूमन राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ इन फेमिनिज्म। आई बिलीव कि वो फेमिनिज्म है। तो उस सेंस में हम सब फेमिनिस्ट हैं क्योंकि हम इक्वालिटी चाहते हैं, इक्वालिटी, ठीक है? Exactly. तो इसकी लेकिन बड़ी बेसिक तूबा, मतलब ये जो आपकी फेमिनिज्म की डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से इस पे तो हर बंदा ही, चाहे वो मर्द हो चाहे मैं औरत तो हो, सबको सब इसी तरह believe समझाती करते हूँ। हैं। मैं सबको ऐसी समझाती हूँ। स्लोगन्स की वजह से शायद इसको गलत तरफ लेके चले गए हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं उनको भी शायद वो गलत तरफ ड्रैग कर लिया जाता है। देखें, इदारा, इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेशंस पूरी दुनिया में डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक टॉपिक को लेकर आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है और मेरा डिफरेंट हो सकता है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर आपका ओपिनियन उनसे मैच नहीं करता तो उनको अब्यूज़ करने के बजाय या उनको किसी भी तरह से किसी और Disrespect करने की बजाय। डिसरिस्पेक्ट करने के बजाय एग्जैक्टली आप अपने ओपिनियन पे कायम रहें। आपका बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो। अच्छा, एक सेकंड तूबा, मेरे जहन में एक सवाल आया कि अब ये चीज़ें क्या बेहतरी की तरफ जा रही हैं? बेहतरी की तरफ चीज़ें किस सेंस में? लाइक जितना जो है हम लोगों ने देखा कि डिबेट्स हो चुकी हैं टीवी के ऊपर, इतनी रैलीज निकल चुकी हैं, हर दफ़ा फेमिनिज्म के नाम पे अब सेमिनार्स हो रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस होती जा रही है। तो अब आपको लगता है कि आज से 2-3 साल पहले देखें, 5 साल पहले देखें और अब देखें तो कुछ बेहतरी आई है? वेल डेफिनेटली आपकी जो औरत है वो एम्पावर तो ज़रूर हुई है, उसके अंदर शऊर तो ज़रूर आया है, उसको इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर आई है कि उसके साथ अगर कोई चीज़ गलत हो रही है। लाइक 6 years बैक मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि हाँ ये मेरे साथ अगर किसी ने इनअप्रोप्रिएट बात की है या वर्क इन्वायरमेंट में किसी ने मेरे साथ कोई ऐसा जोक किया है जो नहीं करना चाहिए था, मुझे उस वक्त वो सेंस नहीं थी, लेकिन आज है। और मैं कहती हूँ कि जितनी भी कैंपेन्स रन हो रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनली हों चाहे वो नेशनली हों, उन सब का ये इम्पैक्ट ज़रूर है। देखें, जब भी कोई चीज़ शुरू हो रही होती है या अवेयरनेस होती है, उसमें बहुत सारी डिबेट भी होती है, बट द गुड थिंग इज़, उसमें से गुड थिंग हमें हमेशा ये निकालनी चाहिए कि उससे हमें इन रिटर्न ये मिल रहा है कि आपकी औरत को समझ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। अब कोई उस तरह आपको हिरास नहीं कर सकता, सबको पता है कि करेंगे तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक हुकूमत ने इस पे काफी काम करना शुरू कर दिया है और पोर्टल्स क्रिएट हो चुके औरतें हैं। आप देखें ना, वोकल होना स्टार्ट हो गई। पहले बोलने की हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल, ना। पहले आप बता ही नहीं सकते थे किसी को। अब्यूज को तो बेहतरी की तरफ गामज़न है हम लोग। यस। जी, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक की तरफ हम चले गए हैं और काफ़ी ड्राई हो गई है। दोबारा से वापस आते हैं उसी मोड में जिस मोड में हम तूबा को लेके आए थे, वही चुलबुली वाली तूबा हमें चाहिए भाई। तो तूबा, आर यू रेडी? क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर। अच्छा, रैपिड फायर वाली पर्सन हूँ नहीं मैं बड़ा सोच आप समझ time के ले जवाब आप हाँ, टाइम आप ले ले, time ले चल लें, ले, ठीक हम है। आपको ये दे देते हैं, आप टाइम ले ले। लेकिन time वैसे ले हमारे लें। सवाल ऐसे आप फटाफट बता दें। जी। ओके, तो आप स्टार्ट करें। हाँ जी, जी, मैं start जी 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 जी। तूबा, आपकी फेवरेट हॉलीडे प्लेस क्या है? अच्छा, अच्छा, हॉलीडे प्लेस फेवरेट जो है दुबई। 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 अच्छा, फैमिली इंपॉर्टेंट या फ्रेंड्स? फैमिली। फैमिली ऑब्वियसली पता है। फैमिली। अच्छा, राइटिंग पसंद है या एक्टिंग पसंद है? राइटिंग। राइटिंग पसंद है। बिल्कुल। क्यों पसंद है राइटिंग? मैं राइटर हूँ बेसिकली, तो मेरा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है। एक्टिंग ने मैं समझती हूँ एक्टिंग वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। ये मेरी लाइफ में आई है और ये मेरी लाइफ ने खुद चूज किया है मेरे लिए, मैंने नहीं चूज। मतलब वो रास्ते बनते गए और आप चल। राइटर मुझे लगता है कि मैं शुरू से हूँ और मैं Inborn राइटर, ये मैं आई ऑलवेज बी अ राइटर। वाह, क्या बात है। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए सोशल मीडिया बस इतना इम्पोर्टेंट है कि
जो मैं अपनी बात करना चाहती हूँ या मैं कोई रिस्पॉन्सिबली पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ वो लोगों तक पहुँच जाए, बस दैट्स इट। सोशल मीडिया के बगैर मैं मर नहीं जाऊँगी, बस ये अच्छा, कंफर्म है। आपको लगता है तूबा कि सोशल मीडिया से लोग स्टार बनते हैं या बन सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया मेरे ख्याल में हमारी जो टाइम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो अगर सही तरह से यूज़ ना यूज हो, किया जाए। यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं जब यूज़ होता है तो उसके भी बहुत ही बुरे असरात हम मुआशरे पे देखते हैं, और मेरे ख्याल में कभी कभी आजकल देख भी रहे हैं। तो अच्छा, yes. तूबा फिल्म की ऑफर आए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो करने में है इंटरेस्टेड? डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट, मैं सीरियल्स भी इसी तरह ही करती हूँ। आई डोंट टेक एवरीथिंग। अगर मुझे कोई चीज़ लगता है कि हाँ ये अच्छा है। अच्छा चलें, या जॉनरा के बारे में बता दें। हाँ। कौन सा जॉनरा आपको पसंद होगा फिल्म के अंदर? फिल्म थ्रिलर। थ्रिलर, वाह, क्या बात है। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मैं सालों नहीं खोलती। इंस्टाग्राम वो चीज़ है जिसके बगैर थोड़ा कम मुश्किल हो जाता हाँ, है इंस्टाग्राम मतलब ये कि आपको बड़ा आसानी से फटाफट न्यूज़ पे सब पता चल जाता है कि ये न्यूज़ चल रहा है। मैं 2 ही एप्लीकेशंस यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ऐसी हमारे व्यूअर्स को बतानी है आपसे रिलेटेड जो उन्हें ना पता हो, और मुझे नजम को भी ना पता हो, क्योंकि हमें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। आप दोनों का तो मुश्किल है, व्यूअर्स को हो सकता है नहीं पता हो कि मैं बहुत एनिमल लवर हूँ। हाँ, और मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि जब मेरा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो मैंने एक एनिमल शेल्टर खोलना है, और मैंने ये काम करना है। आई वांट टू वर्क फॉर द स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स। ठीक, क्या तो बात है। आपने बिल्लियां भी पाली हुई हैं? जी ठीक है। बिल्कुल। और हलीमा ने जिस तरीके से आपसे थोड़ी देर पहले हाँ, पूछा था, ठीक जी। है, कि आप और भी रखना चाहती हैं, लेकिन घर वाले जो हैं जी जी जी, वो बिल्कुल असल में अगर मैंने मजीद और ऐड की अपने फैमिली में बिल्ली या कुछ भी तो आप subtract हो मुझे जाएंगी। मेरे ख्याल में घर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, 2-4 लफ्ज़ है मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। आपने उस पर जो है ना आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हैं जो आपके जहन में आ रहा है, आप बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, आप प्लीज़ कहें। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग बेटर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। अगेन फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी फॉर एवरीवन। यस, इक्वालिटी फॉर वुमेन, क्योंकि जो जिनके हुकूक के लिए आप आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, स्पेसिफिकली हम क्योंकि फेमिनिज्म में वुमेन राइट्स की बात करते हैं, बट इट इज़ आई थिंक इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग। मतलब ये कि जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, कराची। ह्यूमन राइट्स, कराची, लव, इस्लामाबाद, बैड फूड, गुड वेदर। बैड फूड, गुड वेदर। ओह माय गॉड, दिल पे आके लगी है हमारे ठाके के। No, ये seriously. कराची वालों को ये वैसे वाकई में सीरियसली आप लोग क्या जो है ना, बस मुझे ये होता है कि गुजारे हम लोग वाला असल में खाना। तो कराची जाने लाहौर में से क्या चूज करेंगी? अच्छा, मेरा लाहौर इतना आना जाना होता नहीं है ऑनेस्टली, तो कराची का खाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मिर्च मसाले हमारे यहाँ तेज़ होते हैं, आपके यहाँ मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल फीकी हो फीका गई खाना जिंदगी खा ना रहे। मेरी यहाँ पे आके। अच्छा, तुबा खाने की बात हो रही है तो मुझे बताएं, कुकिंग का शौक है? बहुत सिलेक्टेड चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई शौक नहीं है, लेकिन ये कि अगर बनाऊंगी तो बहुत अच्छा बनाऊंगी। मैं दोबारा आपसे वापस आके यही पूछूंगी कि आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं, लेकिन अभी हमारे सेगमेंट का टाइम हो जाता है जो कि है फिटनेस, और फिटनेस में हम आपको क्या सिखाएंगे आज जल्दी से देखिए, हम वापस आएंगे क्योंकि अभी हमने तूबा से पूछना है कि वो लोगों को अनफिट करने के लिए और मोटा करने के लिए क्या क्या बना रही हैं। Assalamualaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। आज का टॉपिक बहुत अहम है। देखें, हम बात तो कर रहे हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने की, अपने आप ऊपर से फैट हटाने की, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखने की, मगर इस बॉडी के अंदर और भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी, हर एक इंसान की ज़िंदगी में बड़े गमगीर किस्म के मसाइल चल रहे हैं, और उन मसाइल के साथ हमने जीना है, उन मसाइल को हमने डील करना है, उन मसाइल को अच्छे तरीके से हमने डील करना है, ना सिर्फ डील करना है, हमने थ्राइव करना है। ये गोल है, राइट? सो इस गोल में अक्सर ऐसा होता है कुछ दिनों में, भाई एक बड़ा इशू है, कभी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा इकट्ठे मिलकर आ जाते हैं, आपको हॉन्ट करना है, और गुस्सा, एंगर एक बाय प्रोडक्ट होता है उसका, और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा हर एक को आता है, गुस्सा आता है, और गुस्से के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारी डीलिंग का तरीका ख़राब हो जाता है लोगों के साथ।
और ज़िंदगी बेसिकली है ये कि मेरी डीलिंग कैसी है, मेरी डीलिंग, मैं जिस किसी से भी बात करूं उससे मेरी डीलिंग कैसी है। सो एंगर का मसला सही ठीक ठाक मसला है, और ये मसला मुझे भी था, अच्छा खासा था, और नाउ इट्स गॉन, इट्स 100% गॉन। येस, आई हैव बैड मोमेंट्स आते हैं मेरे ऊपर, मगर इट नेवर बिकम्स अ बैड डे, और मैं चैनलाइज करती हूँ अपने आप को, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप भी अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं कि आप अपने गुस्से को कम करते 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 ख़त्म कर दें। तो कहीं मत जाइएगा, एंड वी विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे हैं बहुत अहम टॉपिक पे, वो है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। गुस्से को कैसे मैनेज करें भाई? 10,000 मसले हैं हर एक की ज़िंदगी में, बड़े गंभीर किस्म के मसले हैं, और होता है जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि जी फ़िज़िकल बॉडी का ख्याल रखें और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, मगर इसके साथ साथ जो मसले मसाइल हैं वो तो है, और हमने कैसे अपने आप को मैनेज करना है कि हम अपने मसले मसाइल बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकें। और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी आती है या नहीं आती? फ़िज़िकल एक्टिविटी मदद देगी आपको? ऑलराइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। मगर अब लेट्स से आज का दिन बड़ा ही को मुश्किल गुजरा है कलीम, और बड़ा ही कोई बड़े मसले थे, क़यामत आ गई थी, दुनिया तबाह हो गई थी, बड़ी बुराई हुई आज के दिन में, मगर अब जो है कैसे उसको ठीक करेंगे? एक मीडियम, एक तरीका जो मैंने आज तक ज़िंदगी भर अपने आप को, मैंने जो हर नर्वस ब्रेकडाउन से बचाया है, वो मैंने इस तरह बचाया है कि मैंने हमेशा आई हैव वर्कड माई सेल्फ आउट ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन। कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम अभी ऑन स्क्रीन कलीम को रोस्ट करेंगे, किल करेंगे कलीम को ऑन स्क्रीन, ठीक है? तो कलीम आपने फॉर एग्जांपल बर्पीज़ करनी है, ठीक है? फ़िलहाल एक ही वर्कआउट करेंगे, मगर अब बहुत ही क़यामत वाला दिन हो गया, बुरा दिन हो गया, बड़े मसले आए, मगर वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट कैसे करना है और दिमाग के साथ जंग कैसे लड़नी है, मेन बात हम ये करेंगे। सो आपने सिर्फ बर्पीज़ करनी है कलीम, आप स्टार्ट करें। प्रॉबेबली शायद आपको अपने अंदर वो एग्रेशन और अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए शायद आपको 50 या 100 करनी पड़े, तो आप शुरू हो जाएं, और मैं ऑडियंस से बात करती हूँ। सो सिचुएशन ये, कलीम अभी हम कलीम कर रहे हैं बर्पीज़, अभी वर्कआउट स्टार्ट किया, ऑब्वियसली कलीम काफ़ी फिट हैं, तो कलीम को थोड़ा सा टाइम लगेगा उस स्टेट में आने के लिए। सो क्या करना है? दिन बड़ा मुश्किल गुजरा, दिन बड़ा ख़तरनाक गुजरा, बड़ा स्ट्रगल वाला गुजरा, मगर वर्कआउट उस दिन करना है, और उस दिन वर्कआउट करना आपके लिए सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट साबित होगा। मगर एक चीज़ आपने सुनी होगी, आपके दिल में मसला चल, इधर दर्द है और इधर दर्द है। आपने फिजिकल एक्टिविटी क्यों करनी है? क्योंकि आपने अपनी बॉडी का पेन अपने इमोशनल और अपने साइकोलॉजिकल पेन के इक्विवेलेंट लाना है। आई से इट अगेन, आपके दिल में कलीम वो मसला याद करें, जो भी कोई मसला जो आपको नॉर्मली कोई पास्ट का मसला याद करें। आपके इधर मसला चल रहा है और आपके इधर मसला चल रहा है, आपने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? आपने अपना फिजिकल बॉडी का पेन अपने इमोशनल और अपने साइकोलॉजिकल पेन के इक्वल लाना है या उससे बढ़ा देना है, ताकि आपका जब आप ये करेंगे तो पहले क्या होगा कि आपका जो शिफ्ट है, आपका फोकस आफ्टर द वर्कआउट अपने मसले के ऊपर नहीं होगा, अपने दिल के दर्द, अपने दिमाग के दर्द के ऊपर नहीं होगा, जितना आपका इस बात पे फोकस होगा कि आउच, ऑलराइट, इधर दर्द हो रही है और इधर दर्द हो रही है और इधर दर्द हो रही है और इधर दर्द हो रही है। फर्स्ट थिंग, ये प्रिंसिपल है इस आइडियोलॉजी के साथ कलीम अभी कर रहे हैं। यू सी द फिटनेस लेवल, कलीम का फिटनेस लेवल माशाल्लाह ज़बरदस्त लगता है। 100 एक करने पड़ेंगे कलीम को। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये याद रखें, इस पेन से डरना नहीं है। ये वाहिद वो पेन है जो आप अपने ऊपर खुद इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को किल कर रहे हैं, मगर ये वाहिद वो पेन है जो आपको हमेशा बिल्ड करेगा, ये आपको ब्रेक नहीं करेगा। ये वो पेन है जो आपको बिल्ड करेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अपने पास ना लॉक रखना है। तीसरा ये है, अब ना जहाँ पे आप थक जाएं, रुकना नहीं है, स्लो नहीं होना कलीम। जहाँ पे हिम्मत थोड़ी सी ना स्लो हो जाए, आपने चीखना है, चिल्लाना है, शोर मचाना है। चीखें, चिल्लाएं, शोर मचाएं, रोएं थ्रू द प्रोसेस, मगर आपने रुकना नहीं, आपने इंटेंसिटी स्लो नहीं करनी। और ये चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने की अहमियत पे मैं बात करना चाह रही हूँ कलीम। जब आपको जब हो ना, जब जा रहे ना हो, आपने नेचुरली जब आप अपनी पीक को हिट करें, जहाँ पे आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ डू दैट।
और ये नॉर्मली जिम्स में होता है, अक्सर लोग आप सुनते हैं कि यार कोई वर्कआउट कर रहा है और वो उसके थ्रू ग्रंट कर रहा है। ये शोर मचाना आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, ये शोर मचाना आपके अंदर का जो सारा गुबार है ना, आपके अंदर जो सारी कार्बोनेशन है वो आप निकाल रहे हैं बाहर। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं छत पे जाके ना चीखें मारो तो बड़ा कैथारसिस होता है। क्यों होता है? वो क्यों कहते हैं कि आप अपने अंदर जो भी आपके गर्द गुबार है, जो भी चीज़ें जो आपको तंग करी है, उसको आप वॉमिट आउट करें। अक्सर कहते हैं कि यार गाड़ी बंद करके ना गाड़ी में बैठो और उसमें चीखो, शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ। क्यों कहते हैं? इसलिए ताकि आपके अंदर जो आपका दबा हुआ है, जो भी आपको तंग कर रहा है अंदर, वो आप जो है उसको सामने लेकर आए। तो कलीम स्पीड 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 स्पीड, कलीम रोस्ट नहीं हो रहा, मैं कलीम को रोस्ट करती हूँ। कम ऑन, गो गो गो, कीप गोइंग, स्पीड लेकर आए। आई वांट जंप्स, चलो जंप्स, ऐड जंप्स का है, जंप वाला करना है, रियल बर्पी, यस, गो बैक, स्टैंड अप, यस, पुश थ्रू, कम ऑन कलीम, यस। अपने अंदर की अपने अंदर जो भी आपको चीज़ जो तंग कर रही है ना, उसको बिल्ड करना है, पुशअप ऐड करना है, यस। अब यहाँ पे जहाँ पे आप थक रहे हैं ना, चीखने चिल्लाने, शोर बजाने, ग्रंट करने से आप पुश थ्रू करेंगे, ये होगा इसका फ़र्क, ये होगा इसका फ़ायदा। तो ये बहुत अहम है कि आप, और जब आप सेफ़ मीडियम, जिम में ये सेफ़ मीडियम है और आपको भी स्क्रीन पे देखते हुए अजीब सा नहीं लगेगा, ये सेफ़ मीडियम में जब आप ये नहीं करेंगे ना, ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की एग्रेशन निकालना, अपने आप को मारना, किल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये यहाँ नहीं करेंगे सेफ़ मीडियम में, तो आप कहाँ करेंगे? आउटसाइड, किसी ऐसे इंसान पे गुस्सा निकालेंगे जहाँ पे आपको निकालना नहीं चाहिए था। सो डू इट, ग्रंट, स्क्रीम, shout, yell and cry through your workouts, मगर do it, make that happen। अपने physical pain को अपने emotional और psychological pain से सरपास करें। Take care, अपना बहुत ख्याल रखिएगा and we'll meet you in another amazing episode of Health and Vitality। Great job के लिए। Alright guys, हम बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट की और यस, हमने आपके साथ एक बहुत अहम टेक्निक शेयर की, उसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको, हमें बहुत ज़्यादा इंटरनली, जैसे हमने बताया, दिस इज़ अ प्रोडक्ट, दिस इज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन गोइंग ऑन इनसाइड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और बहुत अहम है कि हम अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखें और इंटरनली अपने सारे फ्लूइड्स को हम बैलेंस में लेके चलें। इसमें बहुत अहम है कि हम अपने मल्टीविटामिन्स और अपने मिनरल्स का जो अकाउंट है वो चेक रखें, और उसके लिए बहुत अहम है कि हम फ्रूट की कंजम्पशन करें। फ्रूट्स डेली अपनी लाइफ में 3 से 4 मुख्तलिफ फ्रूट्स ऐड करना बहुत अहम है, क्योंकि फ्रूट आपका मल्टीविटामिन है। फ्रूट आपको वो एसेंशियल जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं पाए जाते। सो ऐड लॉट्स ऑफ फ्रूट फॉर योर बॉडीज इक्विलिब्रियम। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं तूबा की तरफ। तूबा, आप बहुत सिलेक्टेड खाने बनाती हैं, ये भी मुझे पता है, और चीज़ का इस्तेमाल भी उनमें भर भर के करती हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, ये जल्दी से बताएं। अच्छा, मैं पास्तास बहुत अच्छे बना लेती हूँ, और इनको पिज़्ज़ास बहुत बहुत अच्छे पसंद बना है। लेती हाँ। हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल, आप बी माई गेस्ट जब भी आप आए कराची। ज़रूर। लजानिया मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और देसी में मैं, पता नहीं विंग्स देसी होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो हाँ, मैं विंग्स बना लेती हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, वो मैं बना लूँ। इजीली बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ें बनाना पसंद है जो जर्नली लोगों के घरों में नहीं बनती। जैसे मैं, अगर मुझे कोई कहेगा ना आलू गोश्त, तो मुझे आता है, लेकिन मैं कभी भी दिल से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे होगा ये तो हर कोई बना सकता है। वो चीज़ें बनाऊं जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है, ताकि लोग ज़रा सराहें ना कि हाँ बड़ा अच्छा बनाया। तो ये आपके साथ भी होता है? और इस तरह की ना, आपके साथ भी होता है? नहीं, मैं किसी की ना एप्रिसिएशन के लिए बनाती नहीं, मैं बनाती अपने लिए उसे। इसलिए ये वाला नहीं नहीं, है। मुझे लगता है घर वालों की एप्रिसिएशन मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जैसे भी फादर्स होती बहुत है,
लेकिन मैं इतना फ्रीक्वेंटली कुक Girl नहीं to girl करती talk में आप क्यों आ रहे हैं? जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना ज़्यादा आई डोंट कुक वेरी ऑफन। मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो फिर बहुत दिल से और बहुत अच्छा बनाती हैं। वाह। चलें, ये भी अच्छी बात है। चलें, मुझे ये पूछो, बताएं कि एक्टिंग की टिप्स किससे ली आपने? एक्टिंग की टिप्स किससे ली? यस, ली तो होंगी। जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रामा किया तो उस पे भी माय सेट एंड माय को स्टार्स मेरे आई वाज ऑपोजिट सलमान सईद, तो मुझे लगता है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे को स्टार्स मिले हमेशा जितना भी मैंने काम किया, तो दे हैव बीन वेरी काइंड एंड सपोर्टिव। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। मेरी एक चीज़ बहुत है कि आई ऑब्जर्व पीपल अलॉट, तो मैं अगर किसी काम ऑब्जर्व और को जज। सॉरी व्हाट ऑब्जर्व और जज। नहीं ऑब्जर्व, इसमें आई एक डोंट thin जज line है। एनीवन, आई डोंट जज एनीवन, नो, ओनली ऑब्जर्व एंड टेक द गुड थिंग्स। तो मेरा ये था कि आई यूज्ड टू, जब मुझे पता चला ना कि मैं एक काम पे आ गई हूँ और मैंने अब ये करना है, तो आई एम वेरी डेडिकेटेड एंड आई एम ऑनेस्ट विद माई वर्क। मुझे ये होता है कि इसकी आपने तैयारी भी करनी है, तो मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, मैं पूरी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ। लोग नॉर्मली ऐसा होता है कि नहीं पढ़ने का नहीं टाइम मिलता है या वो नहीं पढ़ते। मेरा ये होता है मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, मुझे समझ आ रही है उसको डायलॉग बोलना किस तरह है, करना किस तरह है, Rehearse रिहर्स करती हैं पहले करूँगी। से। और मैं मूवीज़ देखती हूँ या मैं सीरीज़ देखती हूँ, ज़्यादातर मैं उसमें ये देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ पॉज ले रहे हैं, ठीक, तो ठीक। आपको बहुत सीखने को मिलता अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खुद एक कंटेंट राइटर हैं, आप हैप्पी हैं इस वक्त जो पाकिस्तान का कंटेंट चल रहा है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का खासतौर पर? आई थिंक कि बहुत रूम है इम्प्रूव करने का। आई थिंक कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अच्छी तरीके से पेश करना चाहिए। अच्छा, ये काम क्या पहले हो चुका है अच्छे तरीके से? अगर हम लोग बैक इन 90s देखें, हमारे ड्रामाज होते थे, कल्चर को खास तौर पर प्रमोट किया जाता था, उसके अलावा लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता था। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे पुराने ड्रामे नहीं देखे हैं, तो लेकिन मुझे ये बात पता है कि देखें हर एज में कहीं ना कहीं अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सब सही नहीं थे या कुछ भी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ज़रा जो काम के प्रोजेक्ट्स हैं या जो अवेयरनेस बेस्ड देखें हर वक्त अवेयरनेस बेस्ड प्रोजेक्ट बन भी नहीं सकते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन हाँ कंटेंट बेहतर हो सकता है और हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, यहाँ पे भी है। ठीक। अब जब इंसान इंडस्ट्री में कदम रखता है, ठीक है, हम लोग आए एंकरिंग वाली साइड पे, हम लोग किसी को जहन में रख के सोचते हैं कि यार उस जैसा कॉपी नहीं करना, लेकिन उसके ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है इस As an इंडस्ट्री actor? में? Yes, As an as an actor. actor. मुझे पर्सनली कोई अगर एक्टर बहुत पसंद है तो इट्स सज्जल अली। Okay. मैं आई जस्ट लव, और आपको कितने लोगों ने ये बोला है कि आप उनकी तरह रिजेंबल करती हैं? नॉट रियली, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लिटरली जब आपने कह उनका रहे हैं नाम लिया तो मेरे है ना? दिमाग में मेरे भी दिमाग में एग्जैक्टली उसी यही Really? पॉइंट था कि यू रिजेंबल हर अ अच्छा लॉट। नहीं, दैट्स शी इज़ वेरी टैलेंटेड। मतलब अबाउट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल, वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। मैं आई लव वॉचिंग हर, और मेरी हालांकि उनसे एक ही दफ़ा शायद मुलाकात हुई है, उस वक्त मैं एक्टिंग में थी भी नहीं, बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड हर इन अ अच्छा, वे तो कि वो- शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सेट पे इजी गोइंग है, आसानी से सब कुछ कर लेती हैं, या लोगों को आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि बड़े ये टैलेंटेड वैसे सिखाती आपको है? ना किसी काम और करने से- वालों काम करने वालों से से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत हम्बली और बहुत अपने आप को इजी ही रखूं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन देते हैं तो फिर सब लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये इश्क समझ ना आए में आपका किरदार, अगर हम लोग पूरा अनफोल्ड नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आप बताना नहीं चाहें पूरा तो बिल्कुल भी अनफोल्ड नहीं करना, क्योंकि मैं उसकी व्यूअर हूँ, एंड इट्स तो मैंने देखना इट्स अ है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही इस तरह का है जो मैंने पहले नहीं प्ले किया है। ये जो लड़की मैं जिसको प्ले कर रही हूँ उसका नाम है निम्रा, और निम्रा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, बहुत ही एलीट घराने से ताल्लुक़ रखती है, और मैं बताऊंगी तो फिर पता है वो कैरेक्टर का पता चल जाएगा, बट आई थिंक एवरीवनस गोइंग टू लव हर एंड द सीरियल। मेरे ख्याल में सबका कैरेक्टर बहुत डिस्टिंक्ट और बहुत मज़ेदार है। आपके को स्टार शहरोज सब्जवारी, वन ऑफ द ग्रेट मैन, एंड इसके अलावा उनकी Indeed. एक्टिंग को तो हर बिल्कुल, कोई सलाम। सराहता है, ठीक है। मुझे बताएं उनके बारे में, ठीक है, कि कैसा लगा उनके साथ काम करके? अच्छा, शहरोज़, आई मेट शहरोज़ ऑन द सेट्स ऑफ दिस सीरियल। इससे पहले आप उनकी कभी मुलाकात कभी नहीं? मुलाकात नहीं हुई मेरी शहरोज़ से। तो कि पहली दफ़ा जब आपको कास्ट पता चली, ठीक है, हाँ। तो क्या रिएक्शन था? तो
आई वाज ओके। देखिए मैं तो कहती हूँ आई एम ओके विद एवरीवन। और थोड़ी सी तो खुशी होती है, ये क्या बात है? नहीं I was बिल्कुल okay. बिल्कुल ये नहीं कि क्योंकि कोई इसके अंदर वो जिस है। एज में आप फॉल करती हैं, जाहिर है आप शहरोज को पहले हाँ, टीवी पे देखते हाँ, होंगे, हाँ, अब obviously। उनके साथ काम कर रही हैं तो कैसा अच्छा वो? मजे की बात ये मैंने बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं देखे हैं। वो मेरे ख्याल में जब आप टीवी पे काम करते हैं ना तो आप इतना टीवी देखते नहीं है। पता नहीं आप लोगों को, मुझे नहीं पता, पर मेरा मेरा फ्री टाइम में ये होता है कि मैं बस कोई मूवी देख लूंगी या मैं कोई सीरीज लगा के देख लूंगी। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामा मैंने नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम 2-3। तो खैर शहरोज़ इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन पर्सन। हम फर्स्ट डे जिस दिन शूट पे थे he gave me the comfort level that I was looking forward to। और मेरे साथ उनका on set behavior टीम के साथ भी he is a very good person। और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm glad कि हम लोग साथ काम कर रहे हैं। साथ में जैसे we also have मिकाल जुल्फिकार in the drama। बहुत मिकाल is also very nice। बहुत मुझे सबसे अच्छी बात सब को एक्टर्स में ये लग रही है, चाहे वो जर्निश हो चाहे वो मिकाल हो शहरोज, आप उनसे बात कर सकते हैं। जब आप बात कर सकें ना तो आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा इजी आपको कर देता है कि यार आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कि आप मतलब इजी तो आपने सब एक दूसरे को सपोर्ट कर जो रहे आपने हैं। बात की एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी पिछले सेट पे किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम आई होगी, नहीं ठीक है? अच्छा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज और इस तरह हो जाता है, क्या पता कभी लोगों की वाइब मैच नहीं करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबके साथ वाइब बहुत सबके साथ मैच की है। तो मैं आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल कि सब सही आवाज जा है, रहा है। आगे देखिए होता है क्या? मैं कर लूंगी बड़ी vibe। इंडस्ट्री है। अगले सेगमेंट की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है एंड दैट इज वॉक्स पॉक्स। हलीमा ने कहा कि मैं इनको अकेला छोड़ के गया था, तो ये भी अकेले किसी सफर पर निकली थी और कुछ सवाल हैं मैंने हलीमा इसलिए के आपको पास। छोड़ा अकेला क्योंकि आपने मुझे अकेला छोड़ा था, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है तो भाई। कुछ सवाल हैं और ये सवाल जनरल पब्लिक से हो रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, वापस आएंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच नजम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे क्यों देने के लिए। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में और यहाँ पे आज मैं लोगों से एक सवाल करने वाली हूँ। वो सवाल ये है कि सास और बहू में से ज़्यादा मजलूम कौन होता है। तो चले चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा मजलूम कौन है। ज़्यादा मेरे ख्याल से बहू मजलूम होती है, क्योंकि सास तो कभी बहू थी, बहू बेचारी आई है अपने घर से। क्योंकि जो सास होती है ना उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं। सास को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सास ने यूजुअली कहती हैं चलो भाई अब आ गई हो अपने घर में, अब काम शुरू कर दो। वो जब एक थर्ड पर्सन आता है, जब वो बीच में आता है तो उसको वो लगता है कि भाई प्यार डाइवर्ट हो रहा है या प्यार जो है वो कम हो रहा है। तो दोनों में से मजलूम मेरा तो ख्याल जहाँ तक है कि सास को ही मैं कहूँगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहू मजलूम होती है, सास मजलूम है मेरे ख्याल। बहू मजलूम है, थोड़ी सी बहू। सास उसकी वजह यह है कि घर का बड़ा होने की वजह से, बड़ा होने के नाते की वजह से जो है अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है किसी बुजुर्ग होने की हैसियत से, तो ज़्यादा मजलूम जो है वो इस मामले में सास होती है। सास जो होती है वो अंडरस्टैंड नहीं करती उन्हें। सास की भी सास होती है, आके इतना प्रेशराइज कर देती है उन्हें, तो वो बेचारी सहम जाती हैं। और बहू की भी सास होती है, तो दोनों ही मजलूम होते हैं। तो बहू इज़ द राइट आंसर, वो मजलूम। कुछ जगहों पे ऐसे भी है कि सास जब तक बहू को बेटी नहीं समझती उस वक्त तक ये इनका आपस में मेल जोल वही रहेगा जो रवायती है। बहू इसलिए मजलूम नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को अपनी साइड पे करना चाहती है। पला पलाया नौजवान बेटा एक बाहर की औरत के हवाले करती हैं और जो बहू होती है उसकी ये कोशिश होती है कि बस अब इस पर पूरा ही मेरा हक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो सास है वो अपने बेटे के घर को भी बचाना चाहती है और अपने बेटे को भी बचाना चाहती है। वो पहले अपनी माँ का बेटा होता है, इसके बाद उसका हस्बैंड होता है, तो आई गेस बहू को ये बात समझनी चाहिए। वो दूसरे घर से आती है, उसको भी समझ नहीं आती, जहाँ उसको समझ आनी शुरू हो जाती है तो उस वक्त में वो फिर खुद सास बन जाती है, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभार दोनों भी गलत होती हैं, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से सास मजलूम होती है। क्योंकि वो बेचारी किसी पे डिपेंड कर रही होती है, उस पर हस्बैंड का भी प्रेशर होता है, उस पर इन लॉज का भी प्रेशर होता है, तो वही होती है। बहू इसलिए होती है क्योंकि वो अपना एक पूरा घर छोड़ के आती है और नए घर में आ जाती है,
जहाँ उसको ये नहीं पता होता कि ये उसका घर है भी सही या नहीं। उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये घर है, लेकिन कोई उसको घर वो ओन नहीं करने देता। लेकिन आजकल की जितनी लड़कियां तेज़ हैं, जो सास है वो कहती है ये मेरा घर है। सास फिजूल में जुल्म करती रहती है, ये काम करो करो, इतने बजे उठना है, इतनी बजे रोटी पकानी है, इतने बजे खाना पकाना है, ऐसे कौन करता है? क्योंकि वो लड़कियां आजकल पहले से प्लान बना के आई होती हैं कि जी हमने सास को ये करना है, सास को वो करना है। बहू को कहती है कि तुम पिछला घर छोड़ के आई हो, पिछले वाले कहते हैं तुम्हारा अगला घर है। तो वो बेचारी इन दोनों इसके दरमियान पिसती रहती। वो भी इंसान है ना, इसलिए बहू मजलूम है। मैं ये कहूँगा कि सास पे मजलूम हो सकती है। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं तूबा की तरफ। तूबा, मुझे ये बताएं कि आपका को एक्टर्स के साथ तो आपने बताया एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, मुझे ये बताएं कि और की टीम के साथ और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जो हमारी ड्रामे की जो पूरी टीम है, इट्स एन अमेजिंग टीम। सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीवन इज़ वेरी एजुकेटेड एंड यंग, तो उनसे बात करना मतलब आई थिंक it's a brilliant team. The director himself, वो बहुत जासिम is working really hard on this. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो एक बेसिक माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहे। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो मुझे नए कैमरा एंगल्स नज़र आ रहे हैं, वो उसमें ही इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दैट। इवन द प्रोड्यूसर अली शेरोज़, ही इज़ डूइंग अमेजिंग इन दिस सेंस कि ही इज़ ऑलवेज ऑन द सेट, वो प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ी बात होती है कि आपकी अपनी प्रोडक्शन है और मतलब लेकिन फिर भी आप उस प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपने मैसेज भी देना है हमारी यूथ के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों से आप मिली अभी तक, ठीक है, जब से इंडस्ट्री में हैं या उससे पहले भी, कामयाब लोगों के पीछे क्या राज जो है आपने अभी तक देखा? कामयाब लोगों के पीछे डेडिकेशन है और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टी है। चलो हाँ, ऑनेस्टी वाली नहीं, डेडिकेशन तो 100% है। डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन। मैं इसके बाद एक और सवाल पूछूंगी आपसे। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है लाइफ में बड़ी ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं ना, आई एग्री, तो अगर आप वो कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, यू विल गेट समवेयर। अच्छा तूबा, मुझे ये बताएं कि अभी आप बहुत न्यू है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी जब पहला फ़ैन मूवमेंट हुआ तो वो क्या था और आपने उसको कैसे देखा, कैसे एंजॉय किया? अच्छा, लोग अगर मिलते हैं या अगर फ़ैन कोई आता है तो दे आर वेरी हैप्पी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वही इज़्ज़त रेसिप्रोकेट करूँ जो वो मुझे दे रहे हैं, बल्कि मेरी कोशिश होती है मैं उससे ज़्यादा उनको कर पाऊँ। इसलिए क्योंकि कोई आपके पास इफ़ दे आर कमिंग अप टू यू ना, बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहती हूँ कि वो बड़ी हिम्मत करके आ रहे होते हैं, वो खुश होते हैं, तो उनसे बड़ा प्यार से इस तरह बात करनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ ये है कि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो फ़ैन नहीं होते और मिल के फ़ैन हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब मुझसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं हम आपको क्या समझते थे, मतलब हमने आपको गलत परसीव किया हुआ था, यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो मैं कहती हूँ बस इसीलिए जज नहीं करना चाहिए। आई डोंट जज पीपल। ये आपकी नहीं, इसी बात से मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ूंगी कि किसी को भी जज ना करें, क्योंकि आप हमें एक स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हैं, हो सकता है हमें स्क्रीन के इस तरफ से कुछ और हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए वैसे बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा कि प्रोग्राम ख़त्म हो, इतनी बातें रहती थी तूबा से करने के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त, और अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।